बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। एक बार फिर वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। आप न्यूज़ चैनल्स पर देख चुके, वेबसाइट्स पर पढ़ चुके कि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनके मामले में जो फ़ैसला था तो रिव्यू पिटीशन इसे कहा जा रहा है, लेकिन ये क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशंस हैं या क्यूरेटिव पिटीशंस हैं। ये दायर की गई और ये जो है जो दरख्वास्तें दायर की गई वो कौन हैं, इस बारे में बात करेंगे। इन दरख्वास्तों में क्या कहा गया है इस बारे में बात करेंगे। जो इन पर एतराज़ात लगाए गए हैं उनमें एक एतराज़ बहुत अहम और बहुत बड़ा है, उस पर बात करेंगे। और क्या ये मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, रिव्यू पिटीशन हुई और फिर उसके बाद अब ये पिटीशन है, यानी फैसला आ गया, रिव्यू पिटीशन हो गई तो फिर मामला समझा ये जाता है कि निमट गया। तो क्या मामला निमट जाने के बाद उस पर कोई पिटीशन आ सकती है, उसे दोबारा सुनने की दरखास्त की जा सकती है? इसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या ऐसी कोई नज़ीर मौजूद है? कानून में बहुत अहम होता है। बतौर सहाफ़त के तालिब इल्म हमने बार बार ये देखा कि अगर प्रेसिडेंट मौजूद हो, नज़ीर मौजूद हो, तो वो नज़ीर भी कानून का दर्जा रखती है। मैं कोई माहिर कानून नहीं, लेकिन ये मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा इस शोबे में वो ये है कि फिर वो नज़ीर भी कानून का दर्जा रखती है। तो क्या ऐसी कोई नज़ीर मौजूद है, इसकी भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशंस दायर की गई हैं, ये दायर की गई हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, वज़ीर क़ानून शहज़ाद अकबर साहब, वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम की जानिब से, शहज़ाद अकबर साहब जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से बार बार डिस्कस हुए, सरीना फ़ाइज़ ईसा साहिबा की जानिब से बार बार डिस्कस हुए, तो शहज़ाद अकबर साहब की जानिब से और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की जानिब से भी क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशंस दायर की गई हैं। ये एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई हैं और ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने एतराज़ात लगाए हैं। पहले इन दरखास्त में क्या बात की गई, कॉमन ग्राउंड लिया गया। इन सब दरखास्तों में कॉमन ग्राउंड ये है, नंबर एक, जज भी काबिल एहतिसाब होता है। कोई भी काबिल एहतिसाब है। मैं तो आपसे बात करते हुए कहता हूं कि जर्नलिस्ट काबिल एहतिसाब है, जर्नैल काबिल एहतिसाब है। आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम बार बार लिया जाता है। हम जनरल अशफाक परवेज़ कैनी साहब की बात करते हैं, मुशर्रफ साहब की बात करते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की भी बात करें। जर्नैल काबिल एहतिसाब है, जज भी काबिल एहतिसाब है, सब के सब काबिल एहतिसाब है। तो जज भी काबिल एहतिसाब है, इसमें एक बात की गई। दूसरी बात ये की गई कि कोई जज मुबर्रा नहीं हो सकता, कोई भी जज एहतिसाब से मुबर्रा नहीं हो सकता। तीसरी बात इनमें यह की गई है कि जब पब्लिक ऑफिस होल्डर ये एहतिसाब के दायरे में खड़े होते हैं और इसके पाबंद हैं, तो फिर और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के अहले खाना भी, यहां खास तौर पर लिखा गया इस दरखास्त में कि उनके अहले खाना भी, क्योंकि यहां जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके अहले खाना की भी बात हो रही है, तो फिर जजेस क्यों नहीं? इसमें एक अहम नुक्ता ये उठाया गया कि अगर हम अदलिया, जिसकी आज़ादी की बार बार बात करते हैं, उसकी आज़ादी को मुसल्लिमा हकीकत मानना है, यकीनी बनाना है, तो फिर एहतिसाब पर अमल दरामद लाजमी है। ये अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए लाजमी है और ये ज़रूरी है। साथ ही मिसाल दी गई इन दरखास्तों में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, कि जब वो एहतिसाब से मुबर्रा नहीं थे तो फिर कोई भी एहतिसाब से मुबर्रा कैसे हो सकता है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर, अच्छा, इन दरखास्तों में कहा गया कि फुल बेंच बनाया जाए और फुल बेंच बनाकर इन दरखास्तों को सुना जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह एतराज़ लगाए कि रिव्यू पिटीशन भी हो चुकी, तो किसी भी मामले पर दूसरी नजरसानी नहीं हो सकती, इसलिए इसकी गुंजाइश नहीं है। फिर यह भी कहा गया कि इन दरखास्तों में जो दरखास्तें, इनमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो उनकी दरखास्त की बात हो रही है कि सफ़ा नंबर 46 पर, सफ़ा नंबर 48 पर, सफ़ा नंबर 64 पर, सफ़ा नंबर 73 पर गुस्ताखाना मवाद इस्तेमाल किया गया है। जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो गुस्ताखाना है, इसलिए ये वापस की जाती है। वज़ारत कानून के मुताबिक 26 अप्रैल को ये दरखास्तें जमा कराई गई थी। अब ये जो बात हो रही है कि नहीं हो सकता,
फैसला आ गया, नजर ثانی کا फैसला आ गया, तो अब नजर ثانی पर नजर ثانی नहीं हो सकती। क्या ये मुमकिन है? क्यूरेटिव रिव्यू क्या है इसकी जब हम बात कर रहे हैं कि क्यूरेटिव रिव्यू, मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, इससे पहले एक बात जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, हमारे यहां भी एक ऐसी मिसाल मौजूद है, सेकंड रिव्यू की मिसाल मौजूद है। ये था केस आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का, और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के वकील थे जनाब वसीम सज्जाद साहब। दूसरी बार नजर ثانی की दरखास्त उन्होंने दी थी, समाअत के लिए मंजूर किया गया था, और ये इसका जो हवाला है वो है SMC 10 ऑफ 2009। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और हबीब मैक्रो या मैक्रो हबीब जो हैं, इनका केस था। ये कराची में अगर आप शारा फैसल से रीजेंट प्लाजा होटल के बाद सामने अंदर चले जाएं तो यहां जो है एक पीस ऑफ लैंड पर मैक्रो बना था, कैश एंड कैरी, और ये जो कैश एंड कैरी था, इसकी जो जमीन थी, ये परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने दौर इख्तिदार में आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट को दी। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने ये जमीन जो है सबलेट कर दी थी मैक्रो हबीब को। मैक्रो हबीब को ये जमीन सबलेट की गई बहुत थोड़े निरखों पर, बराए नाम निरखों पर। इसका जो सालाना रेंटल अमाउंट था वो था 6020 रुपए, और 90 साल के लिए इसे दिया गया, और 6020 रुपए सालाना। ये जो जमीन थी ये थी 5 एकड़ के करीब, 6020 रुपए सालाना पर। और इसका जो रेंट था वो फ्लैट नहीं था, फ्लेक्सिबल था, तो वो आगे जाकर बढ़ते बढ़ते जब लाखों में भी पहुंच रहा था तो वो इस जमीन के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से बराए नाम से भी कम था, आटे में नमक के बराबर था। ये केस जो है वो मिस्टर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की अदालत में सुना गया, और अदालत ने ये जमीन जो है वो कराची की शहरी हुकूमत को कहा कि ये वापस ली जाए, और यहां पार्क था, पार्क बनाया जाए, या इसे अवामी बहबूद के किसी मंसूबे के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये अदालत ने मामला उड़ा दिया था, जबरदस्त काम था, और ये यहां सेकंड रिव्यू की मिसाल थी। ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमें पता चलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। यहां मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं इसकी डेफिनेशन भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक केस था इंडिया में, उसमें इसकी गुंजाइश दी थी। क्यूरेटिव पिटीशन इज अ concept that is evolved by the Supreme Court of India in the matter of रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, और ये 2002 का केस था। इसमें ये बात की गई थी अदालत से कि अगर किसी भी साइल को ये लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है अदालत उज़्मा के फैसले में, तो फिर उस साइल के पास गुंजाइश क्या है, क्योर क्या है। और ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गुंजाइश दी थी कि ऐसा मुमकिन है, ये किया जा सकता है। तो ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और इसकी मिसाल हमारे सामने साल 2002 से मौजूद है। पाकिस्तान में साल 2009 में इसकी मिसाल मौजूद है। तो ये जो एतराज़ लगाया गया है, इस पर अब माहिरीन कानून ये कह रहे हैं कि ये एतराज़ जो है ये दुरुस्त नहीं है, और साथ ही वजारत कानून का ये कहना है कि हम इस एतराज़ को, जो जज साहिबान का एतराज़ नहीं है, जो जज साहिबान का एतराज़ नहीं है, इस एतराज़ को हम दूर करेंगे, और दूर करने के बाद ये दरखास्तें दोबारा जमा कराएंगे। हमें उम्मीद है कि इन दरखास्तों को सुना जाएगा। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब 2023 में गालिबन सितंबर में किसी जगह जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे, और फिर कुछ साल से ज़्यादा अरसा है जब वो इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। जो उनका मामला था जिसकी वजह से उनकी शख्सियत को इंतहाई मुतनाज़े माना जाता है, फैज़ाबाद धरना केस, उस पर राना सनाउल्लाह वाली वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी। राना सनाउल्लाह ने बहुत सारी बातें खुलकर मान ली थी। अब ये जो केस है, इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो चीज़ें अपने दिफा में बतौर वकील कही थी, बतौर जज नहीं, बतौर वकील, उन पर हुकूमत ने, फवाद चौधरी साहब ने, दीगर लोगों ने शदीद एतराज़ात किए हैं, और जिन बुनियादों पर FBI की रिपोर्ट साइड पे की गई और ये फैसला उनके हक में आया, उन बुनियादों को भी हुकूमत ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। गेम ऑन है, और अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।